हाय एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे साइंस में जो ईवीएस पोर्शन आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसका ये इकलौता चैप्टर है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविज़न। तो ये जो वर्ड एनवायरनमेंट है, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है एनवायरनमेंट, हमने इस वर्ड को टेलीविज़न पे कई बार यूज़ होते हुए देखा है। इन न्यूज़पेपरों में, अखबारों में, एंड बाय पीपल अराउंड अस, यानी कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके द्वारा न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न में हमने ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट, हमने इसको कई बार यूज़ होते हुए देखा है। आवर एल्डर्स टेल अस दैट एनवायरनमेंट इज़ नॉट what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment. तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है ये पहले ऐसा नहीं था जैसा कि अब है, और जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, उन दोनों में फ़र्क होता है। जो एल्डर्स का कहने का जो एनवायरनमेंट है, उसका ये मतलब है कि हमारा आसपास का जो अब जो हमारा वातावरण है, जो हमारा मौसम वगैरह है, जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है, बारिश कम हो रही है, ठंड बहुत कम हो रही है। और उनके पुराने के ज़माने में ये सारा जो मौसम था, उन सारों में एक बैलेंस था। तो एल्डर्स का तो पर्सपेक्टिव ये है, पर्सपेक्टिव यानी कि नज़रिया। और ये जो है वी शुड वर्क इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, इसका ये मतलब है कि एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण नहीं है। मतलब इसका ये मतलब है कि आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, जहाँ पे आपको नीचा नहीं दिखाया जाता। हेल्दी एनवायरनमेंट से ये मतलब होता है। And global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. और ग्लोबल समिट्स का क्या मतलब होता है? जैसे बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड के जो लीडर्स होते हैं, जिनका काम होता है एनवायरनमेंट के बारे में जिक्र करना, चर्चा करना, तो ग्लोबल समिट्स का मतलब होता है ये जो बड़े बड़े जो डिग्निटरीज हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, डेवलप्ड यानी कि जो डेवलप हो चुके हैं कंट्री, यानी जो हमारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जैसे चाइना, यूएसए, रशिया, ये जो डेवलप्ड कंट्री है इंडिया, और डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि अभी जो डेवलपमेंट की स्टेज पर है, वो उन जो कंट्रीज़ है उनकी ग्लोबल समिट्स लगाई जाती है और उन्हें रेगुलर डिस्कशन करना पड़ता है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ वेरियस कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एनवायरनमेंट के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें प्रेजेंट है, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, कैसे एक दूसरे के साथ मिलती है। और हम ये भी बात करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इकोसिस्टम। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? इकोसिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्री, इसका अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाने तो एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे रहने वाले पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, इनके बीच का जो कनेक्शन है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते, एंड ह्यूमन बींग्स, और हम इंसान भी, और फिजिकल सराउंडिंग, जैसे हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स जो भी है, हवा, पानी, जो भी सारी चीज़ें हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होती हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है और एक बैलेंस बनाए रखती है। जैसे ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स और हमारी जो फिजिकल सराउंडिंग है, अगर इनमें से अगर एक भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इस लाइन का क्या मतलब है? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, तो इंटरेक्ट करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, किसी एरिया के, टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो जीवित चीज़ें नहीं है उनके साथ जो ये इंटरेक्शन बनाती है ना किसी एनवायरनमेंट में, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind and minerals। तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स, और हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे
टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर्स, बेयरिंग प्लांट्स लाइक रोजेस, जैस्मिन, सनफ्लावर्स एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अगर हम किसी गार्डन में जाते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे मिलते हैं, घास, पेड़, अलग अलग फूल पौधे, और हमें कई फूल देने वाले मतलब हाँ, फूल खिलने वाले पौधे भी मिलते हैं, जैसे रोज़, जैस्मिन, सनफ्लावर। और हमें उस गार्डन में एनिमल्स जैसे फ्रॉक्स, मेंढक, कुछ कीड़े मकोड़े और चिड़िया भी मिलती है। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटी आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे पेड़ पौधे और जानवर, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो रिप्रोडक्शन है, और इनकी जो बाकी एक्टिविटीज़ है, वो जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स, उनके द्वारा अफेक्टेड होती है। जैसे अगर हमारे प्लांट्स, जैसे कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हमारे इकोसिस्टम का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसका अगर कंपोनेंट जो टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा प्लांट मर सकता है। और कई प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, अगर हम उन्हें कम पानी प्रोवाइड करेंगे तो वो प्लांट वैसे मर जाएगा। तो इनकी जो ग्रोथ और इनका जो रिप्रोडक्शन और इनकी जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो ए गार्डन इज इकोसिस्टम। तो ये गार्डन जो होता है एक छोटे इकोसिस्टम का एग्जांपल है। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। दिस आर नेचुरल इकोसिस्टम, व्हाइल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो ये जो हमारे और बाकी कई टाइप के इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो ये जो फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स हैं, ये तो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है। और ये जो गार्डन है और ये जो क्रॉप फील्ड्स यानी कि खेती करने वाले जो फील्ड होते हैं, ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स है, क्योंकि गार्डन हम खुद से अपने हाथों से डेकोरेट करते हैं, बनाते हैं। ये एक एक्टिविटी दी गई है। तो ये एक एक्वेरियम की एक्टिविटी है कि वहाँ पे हम देखते हैं कि जो फिशेज़ होती हैं उन्हें what are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? The fish would need a free space for swimming, water, oxygen and food. We can provide oxygen. हाँ, तो ये जो एक्वेरियम होता है वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये समझाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब हम एक एक्वेरियम बनाते हैं उसके लिए हमें मछलियों की ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और खाने की ज़रूरत होती है, और पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो 4-5 चीज़ें हैं, इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके जो हमारे एक्वेरियम का जो इकोसिस्टम है वो बना रहता है। If we add a few aquatic plants and animals, it can become a self-sustaining system. Can you think how this happens? An aquarium is an example of human-made ecosystem. Can we leave the aquarium as such after we set it? Why does it have to be cleaned once in a while? डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर? वाई और वाई नॉट? तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम जो हमारा एक्वेरियम है, अगर हम इसमें कुछ और अलग टाइप के जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स डाल दें, तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा, यानी कि हमें बाहर से खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाएंगे। जैसे हमारा फूड चेन चलता है, जिसमें एक जानवर किसी दूसरे जानवर को खाता है, दूसरा जानवर किसी तीसरे जानवर को खाता है, तो सेम चीज़ हमारे एक्वेरियम में भी होती है। और जैसे हमें पता है कि जैसे अगर हम एक्वेरियम लेके आते हैं तो हमें उस एक्वेरियम को साफ़ करना पड़ता है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसे भी कंटिन्यूस डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम अपने इकोसिस्टम में गंदगी फैलाएंगे तो वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर गंदा इफेक्ट पड़ेगा। We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. तो ये जो पुरानी क्लासेस की बातें चल रही है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें प्रोड्यूसर्स यानी जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, हम उसे उन क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर यानी कि जो नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, और हम, क्योंकि हम जो प्रोड्यूसर्स जो खाना प्रोड्यूस करते हैं हम उसे कंज्यूम यानी कि हम इंटेक करते हैं, हम उसे खाते हैं, तो हम आगे कंज्यूमर्स की कैटेगरी में। फिर आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो जैसे जो जानवर मर गया है उसके डेड रिमेन्स को खाएगा, जो मरे पेड़ पौधे, मरे जानवरों के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं, और वो डिकम्पोजर्स होते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका हमारे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि वो उस गंदगी को खा के हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created as above. Which organisms can make organic compound like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? तो अब हम बात करेंगे कि हम
हमने जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को पढ़े हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन कराने में हेल्प कराते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे शुगर और स्टार्च, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन होता है। जो जिन कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे शुगर और स्टार्च को बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सन की एनर्जी और क्लोरोफिल को यूज़ करके, वो है ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सारी ग्रीन प्लांट्स और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खाना प्रिपेयर कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं और हम उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सस्टेनेंस। तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने जिंदा रहने के ऊपर। दिस ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड ईदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस करे गए फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं हम उन्हें हर्बीवोर्स यानी कि जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, जैसे हमारा गोट और काऊ, हॉर्स, एलिफेंट्स। फिर आते हैं कार्निवोर्स जो होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, हाइनास, वॉल्व्स। फिर आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं। इसके अंडर हमारे आते हैं क्रोज जो कौवे होते हैं, और हमारे आते हैं जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम बेस्ट एग्जांपल होते हैं ओमनिवर्स का। एंड होते हैं पैरासाइट्स। फिर आते हैं हमारे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब ये उनको पूरी तरीके से नहीं खाते पर ये उनकी बॉडी में से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे लाइस जो जुएं होती हैं सर में, वो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं पैरासाइट्स। मस्क्यूटोज एंड टैपवॉर्म्स। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। तो हमने इन सारे जो हमारे कंज्यूमर्स की कैटेगरी हैं हमने इनका एग्जाम्पल दे दिया है। इमेजिन द सिचुएशन वेर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइड। तो ये हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है, हमें इमेजिन करने के लिए बोला गया है कि जैसे हम अपने एक्वेरियम को साफ़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ मछलियाँ और जो कुछ प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई। क्या हमने कभी सोचा है कि जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है तो क्या होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमारे बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे जो मरे हुए जो जानवर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उन्हें ये तोड़ देते हैं, उन्हें अंदर से मार देते हैं, मतलब उन्हें धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि वो जो हमारे मरे हुए पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं, ये उनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इन्हें ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स। और ये क्या होते हैं, जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, तो क्या होता है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं और हमारे प्लांट्स के द्वारा यूज़ करे जाते हैं। What will happen to the garbage and dead animal and plants in their absence। तो अगर ये जैसे जो गार्बेज होता है, जो हमारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनका क्या होगा इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना। विल द नेचर रेप्लेनिश ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर। तो क्या ये जो हमारी जो ऑर्गेनिजम्स है, क्या वो वैसे मर जाएंगे, वैसे वो मिट्टी के साथ मिल जाएंगे अगर ये हमारे जो डिकम्पोजर्स या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट ना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए फिर तुम्हारी एक एक्टिविटी भी दी गई है। वेल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर ऑफ नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच वुड ईट अदर्स, व्हाट वुड हैव हैपेंड अदरवाइज। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है कि जैसे अगर हम जैसे एक एक्वेरियम बना रहे हैं तो क्या हम ऐसे जानवर को डालना पसंद करेंगे जो किसी दूसरे जानवर को खा देगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे एक अगर हमने कोई जानवर डाला है जो दूसरे जानवरों को खाता है, तो उससे क्या होगा कि जो जानवर जो खा रहा है वो उन बाकी जानवरों पर हावी पड़ेगा और वो जो कमज़ोर जानवर हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम पड़ जाएगी।
तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विल द नेचर रेप्लेनिश ऑफ द सॉइल टेक प्लेस, रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजेस आर नॉट ट्रू। इसका आंसर है कि हमारा जो नेचुरल रेप्लेनिशमेंट है इन डेड ऑर्गेनिजम्स का, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना टेक प्लेस नहीं करेगा, तो उनका प्रेजेंट होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड चेन एंड वेब्स। तो ये जो हमारी जो ये जो हमारा फिगर 13.1 है, इसमें हमारा फूड चेन बताया गया है। जो ए है वो बताया गया है हमारे फॉरेस्ट में, बी है हमारा ग्रासलैंड में, एंड सी है हमारा पॉन्ड में। तो अगर हम फॉरेस्ट की जैसे बात करें, तो सबसे पहले जो पेड़ पौधे हैं उन्हें कंज्यूम करता है डियर, और ये जो डियर है उन्हें कंज्यूम करता है हमारा टाइगर। तो ये जो फूड चेन थी, इसमें ये जो तीनों जानवर है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर सेम हमारा आता है हमारे ग्रासलैंड में, ये जो छोटे छोटे जो वीड्स वगैरह होते हैं उन्हें जो हमारा ग्रास हॉपर है वो कंज्यूम करता है। फिर वो जो ग्रास हॉपर है उसे कंज्यूम करता है हमारा फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कंज्यूम करता है स्नेक, और स्नेक कंज्यूम करा जाता है ईगल के द्वारा। ये था हमारे ग्रासलैंड का फूड चेन। फिर आता है हमारा पॉन्ड का फूड चेन। तो जो हमारे एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उन्हें जो क्रैब्स वगैरह जो छोटे छोटे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं। उसके बाद उन छोटे छोटे जानवरों को हमारी मछलियाँ खाती है, और उन्हें फिर वो बर्ड्स खाती हैं जो मछलियाँ खाया करती हैं। तो ये हमारे पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया। इन एक्टिविटी 13.4, ये जो हमारी एक्टिविटी 3, ये जो हमारी एक्टिविटी होगी आगे, वी हैव फॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म ए फूड चेन। तो आगे जो हमारी एक्टिविटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें बताया गया है कि एक सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाई गई है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो एक दूसरे को खाती है। जैसे ये जो हमारी फॉरेस्ट वाली, ग्रासलैंड वाली और जो पॉन्ड वाली जो हमारी जो सीरीज़ थी, वो भी उसी का एक एग्जाम्पल है। Each step or level of the food chain forms a trophic level. The autotrophs of the producers are at the first trophic level. तो ये जो हमारा फूड चेन का जो लेवल होता है ना, हर एक स्टेप का एक लेवल होता है, एक ट्रॉफिक लेवल हम इसे कहते हैं। द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो जो हमारा फूड चेन का जो सिस्टम होता है, सबसे शुरुआती जो दौर होता है वो होता है हमारे ऑटोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद ब खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, और हमने जैसे इस चैप्टर में पढ़ा था हम उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ये होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। तो ये जो सोलर एनर्जी होती है सन से, ये उसको एक एडिबल अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके, ताकि कंज्यूमर्स उन्हें यूज़ कर सकें। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड। और इसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, वो आते हैं सेकंड लेवल पे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। फिर हमारे आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स, जो छोटे कार्निवोर एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादा बड़े और पावरफुल नहीं होते, वो आते हैं हमारे थर्ड लेवल पे। और उसके बाद आते हैं हमारे लार्ज कार्निवर्स, जिन्हें हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। जो स्मॉल कंज्यूमर्स हैं हम उन्हें कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो हमारे लार्ज कार्निवोर्स हैं जैसे हमारा टाइगर, लायन, ये जो बड़े बड़े जो हमारे डेंजरस जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ये हमारे ट्रॉफिक लेवल का फोर्थ स्टेज बनाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें हमारे ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स आते हैं। हमारे सेकंड स्टेप में आते हैं हमारे हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। हमारे थर्ड लेवल पे आते हैं, सॉरी मैंने स्टेप बोल दिया था, वो लेवल था। हमारे सेकंड लेवल पे आते हैं हमारे हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। हमारे थर्ड लेवल पर आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और जो हमारा लास्ट जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें हमारे आते हैं लार्ज कार्निवोर्स। वी नो दैट फूड वी ईट एक्ट्स एज ए फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। हमें पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे लिए एक एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. तो ये जो इंट्रैक्शन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ये कुछ नहीं बल्कि ये एनर्जी का फ्लो है इस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। तो ये भी हमारे एक एनर्जी का फ्लो ही होता है। एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो हमने जैसे पढ़ा है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और वो उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो खाना बना पाते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी से सन वाली, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स।
और ये ऑटोट्रॉप्स से जो एनर्जी है, ये जो सन एनर्जी है, वो हर्बीवोर हेटेरोट्रॉप्स की तरफ जाती है। हेटेरोट्रॉप्स यानी कि हम सारे, हम एनिमल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ह्यूमन बींग, सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, और वो सारे डिकम्पोजर्स। However, as we saw in the previous chapter on source of energy, where one form of energy is changed into another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. तो जो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है ना, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब जैसे ही जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ऑटोट्रॉप्स में प्रेजेंट जो कंप्लीट एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी हेर्बीवोर्स में नहीं जाती, कुछ एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में, और हम उसका वापस यूज़ नहीं कर सकते। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये जो हमारी एनर्जी की जो फ्लो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में पढ़ी गई और पाया गया। द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो जो हमारे हरे पत्ते होते हैं टेरेस्ट्रियल यानी घास फूस वाले इकोसिस्टम में, वो क्या करते हैं, जो हमारी सन एनर्जी होती है उसका सिर्फ 1% वो कैप्चर कर पाते हैं जो उनकी लीव्स पर गिरती है, और वो 1% उस एनर्जी को वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. और ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जब इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर जो हर्बीवर्स खाते हैं, तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी लूज होती है हीट के फॉर्म में। Some amount goes into ingestion, digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. तो ये जो एनर्जी लूज होती है, इनमें से कुछ जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो जाता है डाइजेशन में, अब जो खाने के जो हाजमा होता है उसमें, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और थोड़ा जाता है काम करने के लिए, हमारे मतलब एक्टिविटीज़ के लिए, और जो बाकी एनर्जी होती है वो जाती है हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer. तो जो हमारा जो 10% का जो खाना खाया होता है वो हमारी खुद की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो मतलब दूसरे कंज्यूमर्स के लिए यूज़ होता है, मतलब वो शरीर जो हमारा जो जानवर होता है उसके शरीर में वो रिलाई करता है, जब जैसे दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे खाएगा तो वो जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास चली जाएगी। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. तो ये 10% की जो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएगी ही जाएगी, हम इसे एक एवरेज मान के चलते हैं। Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. तो जैसे जैसे ये जो हमारी जो स्टेप्स होते हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो जो हमारी एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि हर स्टेप में हमारी एनर्जी का लूज़ होगा। इसलिए जो हमारी फूड चेन होती है उसमें सिर्फ 3 या फिर 4 स्टेप होती है, इससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल। तो हर स्टेप, ईच स्टेप के बाद जो एनर्जी का लूज होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि 4th ट्रॉफिक लेवल के बाद में जो यूजेबल एनर्जी है, जिस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, वो इतनी कम हो जाती है कि 4th स्टेप के बाद जो हमारा आगे का जो लेवल होता है वो कभी बढ़ता ही नहीं है। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greater number is of the producer. तो जो हमारे लोअर जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जो हमने बात करी थी, सबसे पहले जो ऑटोट्रॉप्स आते हैं, फिर हमारे हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, ये इनका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब इसमें हम पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बाकियों के कंपेरिजन में। द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेराई ग्रेटली। तो ये जो हमारी फूड चेन की जो लेंथ है और कॉम्प्लेक्सिटी है कि कितना कॉम्प्लेक्स है, वो अलग अलग होती रहती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। इसका ये मतलब है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं खाएगा, उसे कई सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, और वो जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनको कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा। So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching. तो जो हमने हमने जो फोटो देखी थी, इसमें जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन थी, हम जो हमारी फूड चेन होती है हम उसको स्ट्रेट लाइन से ना दिखा के हम उसे हम एक सीरीज़ दिखा देंगे, ब्रांचिंग दिखा देंगे। जैसे ये जो हमारा ग्राफ है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक ही चीज़ को बहुत सारे जानवर खा रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि जो हमारी जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं, उन्हें जैसे हमारे छोटे मोटे जानवर खाते हैं, और चिड़िया खाती है, चिड़िया और जो फ्रॉग है,
ये 2 ऐसे जानवर हैं जिनको सांप खाता है, और सांप को हमारा ईगल भी खा सकता है। तो ऐसे करके जो हमारा ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बहुत अलग-अलग टाइप का हमारा ग्राफ बन के आता है। From the energy flow diagram, the two things become clear. Firstly, the flow of energy is undirectional. तो ये जो हमारा डायग्राम है उससे हमें एक चीज़, दो चीज़ें क्लियर होती हैं। पहली कि जो एनर्जी का जो डायरेक्शन है ना वो यूनिडायरेक्शनल है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, एंड द एनर्जी विच passes टू द herbivores डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में। अब जैसे ऑटोट्रॉप्स ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करा है वो वापस सोलर एनर्जी या फिर सनलाइट की एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। यानी उसका एक बार अगर वो जैसे सनलाइट से हमारे प्लांट्स के पास आ गई तो वो वैसे ही रहेगी, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और ये जो और दूसरा ये और मतलब इसका एक और एग्जांपल है कि जो हमारे जानवर हैं उन्होंने जैसे हमारे ऑटोट्रॉप से एनर्जी ली, तो अब उनके शरीर में जो एनर्जी चली गई वो हमारे ऑटोट्रॉप के किसी काम के लिए होगी। As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. Secondly, ये तो वही बात थी। Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level. और जो सेकंड है उसका ये मतलब है कि हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी प्रेजेंट है, अवेलेबल है, यूजेबल एनर्जी जो अवेलेबल है वो हर स्टेप के बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. और फूड चेन का एक और एस्पेक्ट होता है कि बिना जाने कई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में घुस जाते हैं फूड चेन के द्वारा। यू हैव रीड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पोल्यूटेड। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि वाटर कैसे पोल्यूट होता है। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। तो पानी के पोल्यूटेंट होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। यानी जब हम खेती करते हैं तो कई ऐसे वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, और कई ऐसे जानवर होते हैं, टिड्डी, इसका बेस्ट एग्जांपल टिड्डी वगैरह हैं, वो क्या करते हैं हमारी फसल को ख़त्म कर देते हैं। तो उन सारे जानवरों को भगाने के लिए, मारने के लिए हम कई सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारे पानी में भी चले जाते हैं, और इससे क्या होता है हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ख़राब हो जाती है। फ्रॉम द सॉइल दे आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दे आर टेकन अप बाय द एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये क्या होता है, जैसे अगर हमारे प्लांट्स में अगर हमने जो हमारा क्रॉप है अगर हमने उसमें ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड वगैरह छिड़का, तो इससे क्या होगा, प्लांट से वो जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के केमिकल है उससे हमारा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा। और फिर ये जो केमिकल वाला जो पानी है वो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इनहेल करेंगे और ऐसे एनिमल्स करेंगे। फिर क्या होगा कि वो जो केमिकल है वो एक वन आफ्टर वन वो धीरे धीरे कैरी करता जाएगा। सबसे पहले वो प्लांट्स में था, प्लांट्स से वो वाटर में गया, वाटर में जो प्रेजेंट एक्वाटिक एनिमल्स थे उन्होंने खाया तो उनकी बॉडी में भी वो हार्मफुल केमिकल्स आ गए। फिर उन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को हमारी कुछ चिड़िया होती है वो खाएंगी, और कई ऐसे लोग होते हैं मतलब जो हमारे ऑमनिवर्स होते हैं, अगर वो उन चिड़िया को कंज्यूम करेंगे तो उनमें भी वो केमिकल चले जाएंगे। तो ये जो केमिकल है वो पास ऑन होता रहेगा धीरे धीरे। दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड। ये उनमें से एक तरीका है जैसे जो हमारा जो केमिकल्स होते हैं वो एंटर करते हैं। एज इस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल का मतलब है जो खत्म नहीं होते। दिस गेट्स एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं हर ट्रॉफिक लेवल में। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो फूड चेन में जो हमारा लेवल होता है, जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, वो हमारा टॉप होता है, जो हमारा अपर मोस्ट होता है। द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम जैसे टॉप लेवल पर हैं और ये जो है वो नॉट डिग्रेडेबल है, ये जो केमिकल्स है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये केमिकल्स वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और ये जो फेनोमेना है इसे हम कहते हैं, ये जो घटना है इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन वाई आवर फूड ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस एंड वेजिटेबल्स एंड इवन मीट कंटेन वेराइंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू। और ये एक रीज़न है कि हमारा जो धान होता है जैसे वीट, गेहूँ, राइस, चावल, वेजिटेबल, सब्जी, फ्रूट्स, फल और मीट भी, इनमें बहुत सारा पेस्टिसाइड का रेसिड्यू होता है, यानी कि पेस्टिसाइड के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैनॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स। और जैसे हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी सब्जी को धो लेंगे तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा हमेशा सच नहीं होता। कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो धोने मात्र से ख़त्म नहीं होते।
सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे तो जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जो है हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है या कोई भी चेंज होता है तो वो चीज़ हमें अफेक्ट करेगी, और जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करेगी। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ आवर एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हमने क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस करा था कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूट करती है। तो जैसे हम हमारी ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारे व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जो हमारा गैस का जो एमिशन होता है, जो हमारा गैस रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो ये जो गैसेज होते हैं वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो पोल्यूट होता है। In this chapter, we shall be looking at two of the environment problems in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal। तो इस चैप्टर में हम दो environmental problem के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक जो है वो है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन एक ऐसी एक लेयर है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जो हमारी जो सन रेज होती है वो उसको जो हमारी सनलाइट आती है सन से, तो वो उसको रिड्यूस करती है, और जितना एक रिक्वायर अमाउंट ऑफ सनलाइट हमारे लिए ज़रूरी होता है वो उतना ही हमारी तरफ पहुंच पाता है। और वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारा जो कूड़ा कचरा होता है उसको अगर हम उसको ढंग से अगर डिस्पोज ना करें तो उससे बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे ओजोन लेयर की एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड। ओजोन लेयर क्या होती है और ये कैसे डिप्लेट यानी कि ख़त्म और ख़राब हो रही है। ओजोन O3 इज़ अ मॉलिक्यूल फाउंड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे ऑक्सीजन के 3 एटम से बनता है। वाइल O2 विच वी नॉर्मली रिफर टू एज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर और एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जैसे हमें पता है कि जो हमारा O2 है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं वो हमारा एसेंशियल होता है एरोबिक यानी एयर की प्रेजेंस में जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं उनके लिए। ओजोन इज़ ए डेडली पॉइजन। लेकिन जो ओजोन है जो ऑक्सीजन से ही बनता है वो एक जानलेवा जहर है। हावेवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायोलेट यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। लेकिन ये जो ओजोन है, हम जैसे कि हमें पता है कि एक डेडली जानलेवा पॉइजन जहर है, लेकिन हायर लेवल में जो हमारा जो एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण है उसके हायर लेवल में ये जो ओजोन है उसका एक बहुत एसेंशियल ज़रूरी फंक्शन होता है। ये क्या करता है, जो हमारा सरफेस है, जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो उसको प्रोटेक्ट शील्ड यानी कि प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। जो हमारे सन से जो रेडिएशन, जो हमारी सनलाइट आती है उसमें हमारे यूवी रेडिएशंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो ओजोन क्या करता है, हमारे सरफेस को, हमारे अर्थ के सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सन का जो रेडिएशन है वो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ नोन टू कोज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। तो इसका सबसे बड़ा जो घातक है वो होता है कि अगर हम डायरेक्ट एक्सपोजर में आए, यानी कि अगर हम ओजोन लेयर से कॉन्टैक्ट में आए तो हमारे स्किन कैंसर होने के बहुत चांसेस होते हैं। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो और ज़्यादा अगर हम हायर लेवल की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो जो ओजोन होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा यूवी रेडिएशन का, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में एक्ट करेगा। अब जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो हायर लेवल होते हैं यानी कि एक काफ़ी ज़्यादा हाइट के बाद में, तो जो हमारे जो यूवी रेडिएशंस होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के ऊपर अगर एक्ट करते हैं तो उससे हमारा ओजोन क्रिएट होता है। The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen atoms। तो ये कैसे बनता है कि जो हमारे UV रेडिएशंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन जो हमारा प्रेजेंट होगा उसको स्प्लिट कर देंगे। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा O2 में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है वो O2 में प्रेजेंट होता है, वो उसको स्प्लिट यानी तोड़ देंगे फ्री ऑक्सीजन O में। तो ये फिर जो फ्री ऑक्सीजन होगा वो हमारे किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन करेगा और ओजोन बन जाएगा। जैसे हम ये रिएक्शन देख पा रहे हैं, O2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये O+O यानी ये जो O2 का जो मॉलिक्यूल था वो फ्री ऑक्सीजन O+O उसमें कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो फ्री ऑक्सीजन है वो किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि O2 है उसके साथ कंबाइन करके O3 बना लेगा। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s।
तो ये एक स्टडी बता रही है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो ओजोन का प्रेजेंस था वो 1980 के बाद में ख़त्म होने लग गया। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये जो रीज़न है हमारे ओजोन लेयर के ख़त्म होने का, उसका रीज़न बताया जा रहा है सिंथेटिक केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल होते हैं जो हम खुद जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, उसका एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने की वजह से ये जो हमारा ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्टली डिनोट करते हैं CFC से। और ये रिलीज़ होता है हमारे रेफ्रिजरेटर्स, जो हमारे फ्रिज होते हैं, जो हमारी AC होती है, उनमें जो ठंडा करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFCs। तो अगर हम जैसे रेफ्रिजरेटर्स और ACs का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में CFCs रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो ख़त्म होती जा रही है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो हमारी आग बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें भी हमारा CFC प्रेजेंट होता है। इन 1987 द यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, ये एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, succeeded in forming an agreement to freeze CFC production at 1986 लेवल। तो ये जो हमारा प्रोग्राम था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने क्या करा कि इसने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जिससे जो CFC है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका यूज़, उसका जो प्रोडक्शन था, उस चीज़ को बंद कर दिया गया। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इससे क्या हुआ कि अब जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो हमारे फ्रिज का प्रोडक्शन करती है, जो फ्रिज बनाती है, उनको ऐसे फ्रिज का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें CFC बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, यानी कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही हो जाएगा। मैनेजिंग द गार्बेज विद प्रोड्यूस, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम अपने गार्बेज, जो हम कूड़ा कचरा जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। हमारी डेली एक्टिविटीज़ के द्वारा हम कई ऐसा मटेरियल हम जनरेट करते हैं जो ऐसे वेस्ट जाता है जिसे हम ऐसे फेंक देते हैं। व्हाट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल्स, व्हाट हैपन आफ्टर वी थ्रो देम अवे। ये कौन से वो वेस्ट मटेरियल्स हैं और क्या होता है जब हम उन्हें ऐसे फेंक देते हैं। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। इस एक्टिविटी में हमें अब हमारे घर से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है। दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे। इसमें वो सारा वेस्ट इंक्लूड होगा, जैसे कि किचन वेस्ट, किचन का वेस्ट यानी ख़राब हुआ खाना, वेजिटेबल पील, सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती के यूज़ करे हुए पत्ते, दूध की पैकेट और एम्प्टी कार्टून्स। वेस्ट पेपर, जो ख़राब पेपर, एम्प्टी मेडिसिन की बोतल या खाली दवाई की बोतलें, स्ट्रिप्स, बबल पैक, पुराने फटे पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पलें। Bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in an old bucket or flower pot and cover with at least 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अब हमें क्या करना है कि ये जो मटेरियल है उसे हम हमारे स्कूल के गार्डन में एक गड्ढा खोद के हम उसको उसके अंदर गाड़ देंगे, दफना देंगे। और लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हम किसी पुराने बाल्टी में ये सारा कुछ कचरा डालेंगे और उसके ऊपर हम 15 सेंटीमीटर मोटी लेयर मिट्टी की उस पर हम कवर कर देंगे, ताकि वो एक गड्ढे की तरह ही काम करे। कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज इंटरवल। तो अब ये जो मटेरियल है उसमें हम पानी डालेंगे ताकि मॉइस्ट यानी कि उसमें नमी बरकरार रहे, और उसको 15 दिनों के बाद में देखेंगे। What are the materials that remain unchanged over long period of time? What are the materials which change their form and structure over time? Of these materials that are changed, which one changed the fastest? तो 15 दिनों के बाद में हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। जैसे हमने 15 दिन पहले जब हमने उन्हें दफनाया था वैसे के वैसे पड़े रहे, और हमें चेंज करना है कौन से ऐसे मटेरियल है जो चेंज हो चुके हैं, जिनका स्ट्रक्चर यानी कि जिनकी जो आकृति है वो बदल गई है या फिर वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए हैं। और अगर कौन से जो मटेरियल चेंज हुए हैं, अब हमें ये देखना है कि सबसे जल्दी कौन से चेंज हुए थे। We have seen in the chapter of life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body. हमने जो हमारा लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि हम जो खाना खाते हैं वो कई एंजाइम्स के द्वारा वो डाइजेस्ट यानी कि हजम कर दिया जाता है। Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? क्या हमने ये चीज़ कभी नोटिस करी है कि वो जो एंजाइम जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं वो बाकी सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन क्यों नहीं करते। जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं अगर हम खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर में हानिकारक होती है, फिर हमें वॉमिटिंग होती है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे वो खाना बाहर निकल जाता है, वो एंजाइम उन खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते।
एंजाइम आर स्पेसिफिक इन द नेचर, स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो जो एंजाइम होते हैं वो हर टाइप के खाने को नहीं हजम कर सकते, स्पेसिफिक यानी कि कुछ पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर खाने को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल। तो अगर हम कोयला खाएंगे तो हमें उससे कोई टाइप की एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे शरीर में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक ऐसा फंक्शन है नहीं कि वो कोल को डाइजेस्ट कर सके। बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट। इसी की वजह से जो कई ऐसे जो हमारे ह्यूमन मेड यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए जो मटेरियल है जैसे प्लास्टिक, वो हमारे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा वो ब्रोकन डाउन नहीं करे जाएंगे, उनके द्वारा वो ख़त्म नहीं होंगे। अब जैसे प्लास्टिक होती है उसको पूरा का पूरा ख़त्म होने में कम से कम 100 से 150 करोड़ साल लग जाते हैं। अगर हम किसी प्लास्टिक को अगर हम किसी ज़मीन के नीचे अगर हम उसको दफना देंगे और अगर हम उसको 1000 साल बाद में भी देखेंगे तो वो प्लास्टिक हमें वैसे की वैसे ही मिलेगी। लेकिन अगर हम वहाँ पे अगर किसी प्लांट का छिलका या फिर अगर हम उसमें ख़राब हुआ खाना डाल देंगे तो खाना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारे बैक्टीरिया और अदर जो सैप्रोफाइट है यानी कि जो हमारे अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, उस खाने को उन चीज़ों को डाइजेस्ट करके उनको ब्रेक डाउन कर देंगे और वो मिट्टी के साथ घुल जाएंगे। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इज सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। तो इसी के द्वारा हम जो हमारे सब्सटेंस होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हम उन्हें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इन दो कैटेगरी में हम उनको क्लासीफाई करते हैं। वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि बैक्टीरिया एंजाइम्स के द्वारा जो ख़त्म हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। इनका जो हमारे एनवायरनमेंट में जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि ये छोटे से टाइम के बाद में ये पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं और इनका कोई प्रेजेंस नहीं बचता। जैसे हमारी ख़राब हुई सब्जियां और हमारा ख़राब हुआ खाना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा खाया जाता है और वो फिर पूरे साफ़ हो जाते हैं। फिर हमारे ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा ख़त्म नहीं होते और उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका एग्जाम्पल है हमारे जो मेटल्स और हमारी जो प्लास्टिक की जितनी भी हमारी चीज़ें होती है जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, वाटर बॉटल्स और जितना भी हमारा प्लास्टिक जनरेटेड जो वेस्ट होता है वो वैसा कि वैसा रहता है और वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा ख़त्म नहीं होता और वो हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के तरफ एक कंट्रीब्यूशन करता है। विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। तो अगर हम किसी भी बड़े शहर या सिटी को अगर हम देखते हैं तो हमें वहाँ पे गार्बेज ज़रूर दिखेगा, बहुत बड़ा एक ढेर होगा जिसमें बहुत सारा गार्बेज होगा। हम रोहतक में भी हमें मिल जाएगा कि हमारा जो आसपास की जो हमारे पार्क होते हैं या फिर ये जो गवर्नमेंट के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंका हुआ रहता है। वहाँ पे हमें बहुत गंदी स्मेल भी आती है और वहाँ पे आसपास में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी वो एक हानिकारक चीज़ साबित हो सकती है। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटरेड विथ एम्प्टी फूड रैपर्स। और अगर कोई भी जैसे टूरिस्ट यानी कि जो घूमने फिरने की जो जगह होती है, जैसे अगर हम बड़े बड़े अगर हम शहरों में जाते हैं या फिर कोई भी मोन्यूमेंटल प्लेसेस में जाते हैं, उसके आसपास में क्या होता है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो कचरा जैसे प्लास्टिक रैपर्स, पानी की बोतलें वो खा के उनको डस्टबिन में ना फेंक के वो वहीं के आसपास की जगह में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो जगह होती है वो ख़राब हो जाती है। आजकल बहुत कंसर्निंग रीज़न एक आ रहा है यमुना नदी और गंगा नदी के डिप्रेशन का। लोगों ने उसमें इतना ज़्यादा कचरा और इतनी ज़्यादा गंदगी उसमें फैला दी है कि जो हमारी नदी का जो पानी है वो हमारे पीने के लिए भी काम का नहीं बना और यमुना नदी में तो लेजिट झाग बनने लग गए हैं। और वो एक एनवायरमेंटल वार्निंग है कि अब हमें हमारे नदियों को साफ़ करना पड़ेगा और हमें उन्हें नदियों की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन फैक्टर्स है कि हम नदियों को भगवान और देवी मानते हैं, पर हम उन्हें उस टाइप की रिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करते। अगर हम किसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि हम उसको साफ़ रख रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग रीज़न है। Improvement in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation. Change in attitude also have a role to play. With more and more thinking we use becoming disposable, change in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. What do you think will be impact of this on our environment? तो जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारे जो पुराने लोग थे वो इतना वेस्ट जनरेट नहीं करते थे जितना कि आजकल के जो हम लोग हैं हम जितना वेस्ट जनरेट करते हैं, क्योंकि आजकल हमारा जितना भी खाना होता है वो हमें पैकेज्ड हमारा फूड आइटम होता है और वो जो हमारी पैकेज जो फूड आइटम होता है वो हमारा
वो जो पैकेजिंग हमारी जो होती है वो हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में आती है। और उससे क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल है वो हमारा दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है जो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारी जीने के लिए हमारे लायक नहीं रहेगा, और हमारी जो लाइफ स्पैन है, जो हमारी ज़िंदगी जीने की जो उम्र है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और हमें बहुत सारे हैज़ार्डस जो हमारे हेल्थ के लिए जो हानिकारक केमिकल्स हैं हमें उनसे जूझना पड़ेगा। तो ये हमारा आज इस चैप्टर के बारे में था। इस चैप्टर के हमने पढ़ा था हमारी ओजोन लेयर क्या होती है, हमारा वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है।